बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर का 15.8 टॉपिक है एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जनरेटर किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे और फिर हम एसी जनरेटर के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारे पास जनरेटर क्या होता है? व्हाट इज अ जनरेटर? जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हमारे पास अ जनरेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स मीन बेटा, अगर हम किसी मशीन को, कोई भी मशीन है, उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। हम अपने हाथों से अगर किसी मशीन के ऊपर वर्क करते हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी उसके ऊपर लगा रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर वो मशीन उसको कन्वर्ट करे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास ये जनरेटर है। जनरेटर मीन कोई नई चीज बनाने वाला, किसी चीज से, एक चीज से किसी दूसरी चीज को जनरेट करने वाला। तो बच्चों, हमारे पास ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास इसकी आउटपुट को देखते हुए हमने इसकी क्लासिफिकेशन की, जो कि दो टाइप्स में है। एक हमारे पास है एसी जनरेटर और दूसरा हमारे पास है डीसी जनरेटर। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ इस लेक्चर के अंदर हमने एसी जनरेटर को डिस्कस करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डीसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास एसी जनरेटर जो है, निकोला टेस्ला ने इसको डिस्कवर किया। उसने बताया कि हम एक ऐसी मशीन यूज कर सकते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, उसको हम एसी जनरेटर कहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पे हम इस हैंडल पे मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, इसको रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस। इसके रोटेट करने से हमारे पास ये जो कॉइल इसके साथ कनेक्ट है ये भी रोटेट करेगी। और आपने साबका टॉपिक्स के अंदर पढ़ा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही हैं तो इसके दरमियान से कोई लूप जो है, उस मेटालिक लूप जो है, वो हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस। तो वहां पे टॉर्क की वजह से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है और वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने से वहां पे इंड्यूस करंट होता है। तो हम इसी तरह उस करंट को यहाँ पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट। तो हमारे पास ये मैकेनिकल एनर्जी लग रही है और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम इस मशीन को, इस ऑल ओवर प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसी जनरेटर। और अगर इसका प्रिंसिपल हम डिस्कस करें तो हमारे पास इसका प्रिंसिपल एज इट एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मीन्स कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक कॉइल को रोटेट करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। ये वहां पर जब ये ऊपर की तरफ आती है, फिर अपने 90 एंगल से, फिर इस तरह गुजरते हुए तमाम एंगल से ये रोटेट करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, तो यहाँ इसका फ्लक्स जो है वो मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। तो हम कहते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। तो ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। उस करंट को हम कहते हैं, हमारे पास एसी वोल्टेज आते हैं। तो हम इस प्रोसेस को एसी जनरेटर बोलते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एसी जनरेटर बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, उसमें मेन मटेरियल जो है आर्मेचर है, फील्ड मैग्नेट्स है, स्लिप रिंग्स है और कार्बन ब्रशेस है। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जरा दिखाते चलूं कि हमारे पास ये जो कॉइल आपको नजर आ रही है ये वायर टाइप है, ठीक है। हम इसको आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मैग्नेट्स नजर आ रहे हैं जो कि नॉर्थ और साउथ पोल है,
तो हमारे पास इन मैग्नेट्स को हम कहते हैं फील्ड मैग्नेट्स। ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास स्लिप रिंग्स, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर रिंग्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो हमारे पास ये दोनों रिंग्स जो हैं ये हमारे पास स्लिप रिंग्स कहलाते हैं। और ये कॉइल को रोटेट करने में मदद देते हैं। इसके अंदर वाली साइड पे कॉइल जो है वो रोटेट करती है। और इसके बाहर, दोनों रिंग्स के बाहर हमारे पास 2 कार्बन के पीसेस लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं कार्बन बुशेस। तो उनके जरिए हमारा करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मुहैया किया जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिखेंगे कि आर्मेचर को द नंबर ऑफ कॉइल वाउंड अराउंड एन आयरन सिलेंडर विच इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है नंबर ऑफ टर्न्स को, ठीक है, किसी भी वायर की, तो हम उसको आर्मेचर बोलेंगे। तो हमारे पास स्लिप रिंग्स कौन से? द एंड ऑफ द कॉइल आर अटैच्ड विद द मेटल रिंग्स आर और आर डैश। हम एक को आर का नाम दे देंगे और एक को आर डैश का नाम, आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। दीज रिंग्स आर कंसेंट्रिक विद द एक्सिस ऑफ द लूप एंड स्टेट विद इट। और हमारे पास ये लूप के साथ जुड़े होते हैं और मुसलसल इसको रोटेट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कार्बन बुशेस, ये इनके साथ ये कार्बन बुश लगे हुए हैं, ये एक कार्बन बुश लगा हुआ, C1 कह लें, C2 कह लें, ठीक है। तो हमारे पास स्लिप रिंग्स के साथ लगे होते हैं और हम इस तरह लिखेंगे द स्लिप रिंग्स आर डैश स्लाइड अगेंस्ट स्टेशनरी कार्बन बुशेस कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सर्किट्स। ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट्स के साथ कनेक्ट होते हैं और इसमें करंट जो है बाहर एक्सटर्नल सर्किट को मुहैया किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर वर्किंग को देखा जाए तो एसी जनरेटर की वर्किंग को हम इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास एज वन साइड ऑफ द कॉइल मूव्स अप, जब वो वन साइड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड, यानी हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्रिएट होता है इन वन डायरेक्शन। एज रोटेशन कंटिन्यूअस एंड दैट साइड ऑफ द कॉइल मूव डाउन, और वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखते हुए उस साइड को नीचे की तरफ मूव करती है। देन हम कहते हैं द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स डायरेक्शन। तो हमारे पास इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। दिस मीन्स दैट द अल्टरनेटर बेटा यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। अल्टरनेटर जो होता है हमारे पास, वो अल्टरनेटिंग मीन के हमारे पास एक चेंज ऑफ द करंट जो फेजेस है उसको कहते हैं। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो जनरेटर है हमारे पास वो एसी करंट अगर प्रोड्यूस करता है तो हम उसे अल्टरनेटर भी बोलते हैं। प्रोड्यूस द करंट दैट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो हमारे पास ऐसा करंट जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहे तो उसको हम अल्टरनेटर करंट बोलते हैं। और उस अल्टरनेटिव करंट को जनरेट करने वाले को अल्टरनेटर कहते हैं। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट आर एसी करंट। तो हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह इसकी डायग्राम होती है। दोबारा से हम देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ पोल मूव कर रही है। तो हमारे पास ये हमारे पास आर्मेचर है जो मूव किया जा रहा है इस यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगाने से, और वो मूव कर रहा है। जब वो साइड इस तरह मूव करती है A to B, हमारे पास क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है इस तरह। तो हमारे पास जब भी जैसे ही वो डाउन साइड को जाती है तो करंट जो है वो उल्टी साइड को मूव करना शुरू कर देता है। इट्स मीन कि हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। हर 1 सेकंड के अंदर जो वापडा हमें प्रोवाइड करती है अल्टरनेटिव करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मीन्स कि 1 सेकंड के अंदर 50 बार हमारे पास डायरेक्शन उसकी चेंज होके मिलती है। मतलब कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द करंट विच चेंजिंग इट्स पोलैरिटी इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास बच्चों ये देखें कि हमारे पास इसकी डायग्राम बनाई हुई है। ये एंगल बी के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल बनाते हुए क्या करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेट करता जाएगा। तो बच्चों हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं।
वो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं ओवर डीसी जनरेटर, कि एसी जनरेटर डीसी जनरेटर से किस तरह फायदेमंद है। एसी जनरेटर्स कैन बी इजीली स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड डाउन थ्रू ट्रांसफार्मर्स। जो हमारे पास एसी करंट है इसको हम डाउन भी कर सकते हैं, कम वैल्यू भी कर सकते हैं और वैल्यू को ज़्यादा भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए। ट्रांसमिशन लिंक साइज might be thinner because of the step up features. Losses are relatively, हमारे पास relatively ठीक है lesser than DC machine, means कि हमारे पास losses are relatively lesser than DC machine। तो हमारे पास यहाँ पर ये कम खर्च होता है इसके ऊपर एज कंपेयर टू डीसी मशीन, कि अगर हम डीसी मशीन बनाते हैं, डीसी जनरेटर बनाते हैं, उस पे खर्चा जो है वो ज़्यादा आता है और हमारे पास एसी जनरेटर पे कम खर्चा आता है। साइज ऑफ द एसी जनरेटर्स आर रिलेटिवली स्मॉलर देन डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर का साइज जो है वो रिलेटिवली डीसी जनरेटर के स्मॉल होता है, मीन्स कि डीसी जनरेटर का साइज ज़्यादा होता है और एसी जनरेटर का साइज छोटा होता है। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, कि लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है और इंड्यूस्ड करंट किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। कंसीडर इट्स पोजीशन व्हाइल इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है यहाँ पर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इस तरह, ठीक है, इस तरह मूव करता है, तो हम कहते हैं कि द वर्टिकल साइड ए बी, जो हमारे पास साइड ए बी है ऑफ द लूप इज मूविंग द वेलोसिटी वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल को मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर। इफ द एंगल बिटवीन बी एंड बी, हमारे पास V और B के अंदर एंगल जो है वो थीटा, हम कहते हैं कि यहाँ पर वो एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। द मोशनल ईएमएफ, यानी मूव करते हुए मोशनल जो ईएमएफ है, ये से मूव रोटेट कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इन द साइड ए बी हैज द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो ए बी साइड पे मैग्नीट्यूड चेंज बन रही है इंड्यूस ईएमएफ की, उसको हम लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए बी साइड इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। मीन्स कि हमारे पास v उसकी वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, l लेंथ है और साइन थीटा हमारे पास v और b के दरमियान एंगल है। द सेम अमाउंट ऑफ द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द साइड ऑफ सी डी। बेटा जैसा कि हमने टॉर्क वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था ना कि हमारे पास किस किस साइड पे करंट जो है वो मूव करता है और किस साइड पे नहीं करता, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इन साइडों पे करंट जो है वो मूव करता था और इन साइडों पे हमारे पास जीरो ईएमएफ आता था, तो हम इसी तरह यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो लिख रहे हैं। द सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द साइड सी डी, देयरफॉर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सी डी साइड इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। यहाँ पर B जो है वो वेलोसिटी है और B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, L हमारे पास लेंथ ऑफ द इस कॉइल है या वायर है साइड ऑफ सी डी, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ V एंड B। उसके बाद हम कहते हैं कि द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईएमएफ बाय द साइड BC एंड DA, हमारे पास जो BC है ये वाली साइड और DA ये वाली साइड इज जीरो, यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। Because the arc acting on the charges inside BC and DA is not along the wire, thus EMF of BC plus EMF of DA EMF of DA is equal to 0। ये दोनों का EMF जो है वो 0 की इक्वल होता है, ठीक है। The total EMF in the loop is, हम अगर टोटल ईएमएफ निकालते हैं लूप के अंदर, जो कि हमारे पास लूप ये थी कि हमारे पास ए से शुरू B
सी डी फिर ए। हमारे पास इस लूप का जो करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास 4 का 4 करेंगे, लेकिन 2 का जो है वो 0 है। इनके बी और ए, ये देखें कि आपके पास ये डी और ए का 0 है और ये सी और बी का 0 है। तो हमारे पास इसका 0 होगा, हम इसका लिखेंगे नहीं, लिहाजा हम लिखेंगे ईएमएफ ऑफ ए बी प्लस ईएमएफ ऑफ सी डी साइड। सो हमारे पास दोनों की साइड से हमने लिखा था वी बी एल साइन थीटा एंड वी बी एल साइन थीटा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 वी बी एल साइन थीटा आ जाएगा। अब हम कहते हैं इफ द कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय द कॉइल ऑफ n टर्न्स, अगर हम इसकी जो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं, देन हमारे पास टोटल ईएमएफ को क्या आएगी, हम क्या करेंगे इसके साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, n को मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जितनी होंगी उतना इसका ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। द लीनियर स्पीड v of the vertical wire is related to angular speed omega by the relation v is equal to r omega। हमारे पास v जो होता है वो r omega होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगुलर स्पीड के अंदर मूव करते हैं। सो हम एंगुलर स्पीड का फार्मूला एंटर करेंगे, v is equal to r omega। जब हम r omega यहाँ पे पुट कर देंगे v की जगह पे, इस v की जगह पे यहाँ पे क्या किया, r omega पुट कर दिया। सो EMF इज इक्वल टू 2n r ओमेगा बी एल साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, r को, 2 को, l को। r हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और हमारे पास l जो है वो लेंथ है, मीन्स की चौड़ाई और लंबाई हो गई। ठीक है, जब चौड़ाई और लंबाई और मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो हमारे पास एरिया होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n ओमेगा b इंटू r 2rl साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसकी जगह पे a, क्योंकि हम जानते हैं कि वेयर 2rl इज इक्वल टू a, एरिया ऑफ द कॉइल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे EMF इज इक्वल टू n ओमेगा b a साइन थीटा। तो अब हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओमेगा के साथ, तो जाहिर सी बात है एंगल जो है वो भी एंगुलर के हिसाब से हम लेंगे। तो हम लिखेंगे एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, उसको भी हम ओमेगा टी के साथ रिप्लेस करेंगे। सो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब पुट करेंगे तो हम कहेंगे EMF इज इक्वल टू n ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। तो हम इसको जब लिखते हैं उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर शो दैट इंड्यूस्ड EMF वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम के हिसाब से, मीन्स के टाइम के हिसाब से एंगुलरली मूव करता है, कभी अप और कभी डाउन। इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू EMF एप्सिलॉन नॉट व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। जब साइन ओमेगा टी की 1 वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास साइन 1 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम यहाँ पे यहाँ पर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 हो, मतलब एंगल ऐसा बने कि उसकी वैल्यू 1 हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है वो इज इक्वल टू होगा n ओमेगा बी ए के इक्वल। सो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे हम अब इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास n ओमेगा बी ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट। सो हमारे पास इक्वेशन होगी EMF इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, अगर R हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस है कॉइल की, देन बाय द ओहम्स लॉ, ओहम लॉ के जरिए इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल बी, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा फिर, I इज इक्वल टू EMF ओवर एप्सिलॉन ओवर R। अब एप्सिलॉन की हमारे पास ये वैल्यू है कि एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और R एज इट एज आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ओवर R को अलहदा लिख देंगे, साइन ओमेगा टी को अलहदा लिख देंगे। तो हमारे पास हमने पढ़ा है यहाँ पर कि I इज इक्वल टू एप्सिलॉन
ओवर आर के इक्वल होता है। लेकिन जब हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो अननोन हो, यानी एप्सिलॉन नॉट हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आई नॉट क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट जो है वो इंड्यूस्ड करंट जो है जनरेट हो रहा है, तो हम कहेंगे इसको आई नॉट के साथ चेंज कर देंगे। सो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। सो एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द कॉइल इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी एफ, एज हम कहेंगे ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ के, जब हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई एफ टी। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास इंड्यूस करंट की जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई एफ टी। इट्स ओके। ये हमारे पास थी कैलकुलेशन जिसके जरिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट किया है, और इस इक्वेशन के जरिए हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों, वेरिएशन ऑफ द करंट एज द फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा के हिसाब से उसकी वेरिएशन देखनी है हमने किस तरह होती है। व्हेन द एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा इज इक्वल टू 0, देन द करंट इज 0। जब कॉइल रुकी होगी उस वक्त फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा, तो हम कहेंगे करंट जो है वो 0 है। एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे करंट इज आल्सो इंक्रीजेज। करंट क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, चेंज आएगा फ्लक्स के अंदर। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल डायरेक्टेड अलोंग ABCDA। ऑन फर्दर इंक्रीज थीटा द करंट डिक्रीजेज, जैसे 90 से क्या करेगा, वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसी तरह हमारे पास फ्लक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 180 द करंट बिकम्स 0। 180 पे फिर करंट 0 होना शुरू हो जाता है, मतलब करंट कम होते होते 0 की तरफ आता है। फॉर 180 टू थीटा एंड थीटा टू 270 के दरमियान में करंट क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है, बट इन रिवर्स डायरेक्शन, उलट डायरेक्शन के अंदर होता है, जैसे DCBA कह लें। एट थीटा इज इक्वल टू 270 द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। जब 270 से कम हो और 180 से ज्यादा हो तो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और जब हमारे पास करंट जो है वो थीटा 270 के इक्वल हो जाता है तो करंट हमारी मैक्सिमम पोजीशन पे होता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि एट थीटा इज इक्वल टू 360 वन रोटेशन इज कंप्लीट and the current decreases to 0 after one rotation the cycle repeats itself। हमारे पास जब एंगल जो है वो कॉइल 360 का पूरा करती है तो हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है और वहां पे एंगल दोबारा, वहां पे करंट जो है वो दोबारा से 0 हो जाता है। द करंट alternates in direction once in one cycle, therefore such a current is called alternating current। It reverses its direction f time per second। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो पर सेकंड के अंदर बार बार अपनी रोटेशन को कंप्लीट करता है और रिवर्स करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन चलती रहती है। सो हम अगर इसको ग्राफ में कुछ इस तरह देखते हैं कि हमारे पास कॉइल जो है वो पहले इस तरह पड़ी थी, इस तरह, ठीक है, उसका एंगल 0 था। तो जब 0 से इंक्रीज करना शुरू किया उसने, ये देखें यहाँ पे 0 एंगल है, 0 से इंक्रीज करना शुरू किया उसने एंगल 45 की तरफ, तो हमारे पास क्या हुआ, करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो गया क्योंकि फ्लक्स भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होता गया करंट क्या होता गया, इंक्रीज। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास 45 पे पहुंचा तो यहाँ पे करंट आ गया। इसी तरह एंगल इंक्रीज होता गया, यहाँ पर पहुंच गया 90 पे। जब 90 पे पहुंचा तो 90 पे आके वो मैक्सिमम पीक वैल्यू पे करंट चला गया। अब वो क्या किया उसने, यहाँ पे एंगल और बढ़ रहा है,
जैसे जैसे 90 से और बढ़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। 135 पे आके करंट कम हो गया, फिर 135 से वो 180 की तरफ मूव कर रहा है। तो 180 की तरफ जब मूव कर रहा है, जब 180 पे यहाँ पे पहुंचेगा तो करंट क्या हो जाएगा दोबारा से जीरो। ये लाइन क्या है, शो कर रही जीरो को, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर क्या करता है 180 से फिर दोबारा वो 225 की तरफ जाता है, 225 से 270 की तरफ। अब देखिए 225 पे आया, वो करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस में, उलट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 270 पे, वो हमारी पीक वैल्यू पे आ गया, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा कि 270 पे क्या होता है, हाईएस्ट पीक पे होता है। फिर 315 जो है 315 के अंदर जाकर फिर वो चेंज होता है एंगल, और वो क्या होता है, काम होना शुरू हो जाता है। फिर 360 पे आता है, यहाँ पर 360 पे वापस पहुंच जाता है। जब 360 पे वापस पहुंचता है तो करंट जो है वो फिर से दोबारा से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मीन्स कि ईएमएफ जो है वो दोबारा से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस तरह फिर से दोबारा वो अपना सर्किट शुरू करता है। इसी तरह ये बार बार इसी तरह की वेव क्रिएट होती रहती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है कि जब यहाँ से लेके उसने यहाँ तक मूव किया, 180 तक मूव किया, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ। जैसे ही उसने एंगल को इंक्रीज किया, हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन होगी करंट की, यानी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो हमने कहा कि नेगेटिव हो गया चार्ज। फिर जैसे ही सर्कल शुरू करेगा यहाँ पर, तो हमारे पास दोबारा से क्या होगा, वो फिर पॉजिटिव देगा, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसी तरह ये हमारे पास रोटेशन जो है मूव करती रहेगी, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पोलैरिटी चेंज होती रहेगी अल्टरनेटिंग करंट की। उसके बाद अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमारे पास फिर वही तरीकाकार है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, यहाँ पे कुछ रोटेट नहीं कर रहा, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा हमारे पास करंट भी इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो रहा, करंट भी इंड्यूस्ड नहीं हो रहा। हमने क्या किया, उसको चेंज करना शुरू कर दिया। अब 90 पे ले आए, 90 पे लेके आए तो हमारे पास पीक वैल्यू आ गई करंट की। फिर हमने क्या किया, उसको कम करना शुरू कर दिया, 180 पे ले आए। फिर हमारे पास 180 पे बिल्कुल क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। 270 पे क्या हुआ, फिर कम होते होते क्या हुआ, फुल पीक वैल्यू पे आ गया, मतलब उलट डायरेक्शन के अंदर चल गया, नेगेटिव में जा रहा है। फिर वो चेंज होता है एंगल 360 पे, यानी ये देखें ये एंगल और ये एंगल सेम है, 360 पे आ जाता है। जब 360 पे आता है तो हमारे पास फिर दोबारा से जीरो हो जाता है एक लम्हे के लिए। इसी तरह अगर मूव करती रहे कंटिन्यूसली तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और बार बार पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता रहेगा, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा और करंट जनरेट होता रहेगा। ये देखें जरा, यहाँ पर हमारे पास ये जनरेटर चल रहा है, तो हमारे पास जैसे वो करता है, देखें कभी एरोज का निशान उधर को कभी इधर को। ये क्यों बार बार पोलैरिटी चेंज हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि हमारे पास वहां पर इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन सिमत में करंट जो है वो मूव कर रहा है। देखें कि हमारे पास इस तरह को सिमत को मूव कर रही है, तो इसी तरह हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब ये पिंक वाली साइड ऊपर आती है तो हमारे पास एक और डायरेक्शन में होता है, जब ग्रीन वाली आती है तो और डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास ग्रेवानोमीटर के ऊपर उसकी डिफ्लेक्शन आ रही है कि हमारे पास करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी महसूस हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिनिमम टू मिनिमम टाइम के अंदर आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।